हालांकि झारखंड में अब ऐसे देखा जाए तो हमारे आंकड़ों के हिसाब से 33 सीटें 33 सीट्स और उसमें से 18 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 15 सीटों पर और बारामती से अजीत पवार पीछे चल रहे हैं। बारामती अजीत पवार इस वक्त पीछे चल रहे हैं बारामती से। गोंदिया से कांग्रेस के गोपाल दास अग्रवाल आगे चल रहे हैं। ये तमाम खबरें कौन आगे कौन पीछे ये हम आप तक पहुंचाएंगे। 26 सीटों पर एनडीए महाराष्ट्र में और 32 सीटों पर इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में आगे है। महाराष्ट्र का ये सूरत हाल और उधर झारखंड का सूरत हाल, उसमें सबसे बड़ी चीज की झारखंड में 18 और 15 यानी 18 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 15 सीटों पर एनडीए आगे है। झारखंड में 33 सीटें 33 सीट्स इसके रुझान सामने हैं और इधर महाराष्ट्र के की जो 58 सीटों के रुझान सामने हैं उसमें 26 और 32 अब देखिए 75 सीटों के रुझान सामने आए हैं, जिसमें 42 और 33 42 42 और 33 42 42 और 33 42 सीटें इंडिया गठबंधन, जिसमें 20 बीजेपी के खाते में अलग अलग 14 बांटते हुए यहां एनसीपी और कांग्रेस पार्टी, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी 14 सीटें बांटते हुए ये एक रुझान है। महाराष्ट्र से पहला रुझान आप तक है और लगातार गोंदिया से गोपाल दास अग्रवाल आगे हैं। विदर्भ का एरिया है गोंदिया, आप जानते हैं नागपुर से पास ज्यादा दूर नहीं है। रायपुर के छत्तीसगढ़ की तरफ आप बढ़ेंगे तो गोंदिया आता है। और उत्तर प्रदेश यहां रुझानों में दूसरे राज्य और उसमें भी जो कहें तो उपचुनाव हो रहे हैं और बहुत मजेदार होगा। आप लोगों तक हम यह भी पहुंचाएंगे कि प्रियंका गांधी कहां कितना आगे कितना पीछे, यह सब भी प्रियंका गांधी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों आगे चल रहे हैं। बरहेट से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं और कल्पना सोरेन गांडे से चुनाव लड़ रही हैं और दोनों आगे हैं। झारखंड के की जो सीटें हैं उन सीटों पर आप देख लीजिए 18 और 15, 18 इंडिया गठबंधन, 15 यहां पर एनडीए जो है वो है। और सीटों और रुझानों के आधार पर अभी दोनों राज्य में इंडिया गठबंधन आगे है। महाराष्ट्र में 42 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 33 सीटों पर, लेकिन मुकाबला बहुत मजेदार होने जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए इस कार्यक्रम में और लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं पल पल की रिपोर्ट। रुझानों के आधार पर प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं, उधर वायनाड से प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं। प्रियंका गांधी आगे, उधर कल्पना सोरेन आगे। महिलाओं के नाम यह चुनाव समर्पित होगा, यह तय मानिए। आज शाम को जब हम यह कार्यक्रम करेंगे तो महिलाओं के ऊपर स्पेशल कार्यक्रम होगा, यह आप तय मानिए। इसलिए क्योंकि कई सारी महिलाएं यहां चुनाव में हैं और महिलाओं का मुद्दा ही हावी रहा है, चाहे झारखंड हो या महाराष्ट्र हो। इसलिए भी झारखंड में मैया सम्मान योजना, महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना, ये दोनों योजनाओं के बीच बहुत सारी महिलाएं चुनावी मैदान में हैं। इसलिए भी और हमारे स्क्रीन पर भी आप देख लीजिए, यहां पर लगातार हमारी कोशिश रही कि 50% महिलाएं हमारे स्क्रीन पर भी नजर आए। आज तो ये हम बांट कर स्क्रीन चल रहे हैं कि 50% कब, हालांकि अभी पुरुषों की संख्या ज्यादा हो गई, मुझको हटा दीजिए तो शायद बराबर हो जाए। लेकिन महत्वपूर्ण है यहां पर यह समझना कि यहां से ये किस दिशा में यह चुनाव जा रहा है। 73 सीटों के रुझान यहां महाराष्ट्र के, जिसमें 42 सीटों पर एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन आगे है और एनडीए 33 सीटों पर। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि झारखंड में 38 सीटों के रुझान आए हैं। कांटे का मुकाबला कह सकते हैं। 38 सीटों में से इंडिया को 20 और 18 यहां एनडीए को। जल्दी से आराधना आप तक आना चाहता हूं, फिर एक एक कमेंट सबसे। आराधना क्या कहेंगी, ये सब कुछ आपके सामने स्क्रीन पर। जी बिल्कुल, मैं यही कहूंगी कि जिस तरह के आंकड़े अभी आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है लोगों के अंदर कि कहीं ये आंकड़े थोड़ी देर बाद बदल ना जाए, जैसा कि हरियाणा चुनाव के दौरान हुआ। तो इसे लेकर सबसे ज्यादा डर है सबके अंदर, सभी जनता के अंदर, लोगों के अंदर, कि कहीं ये आंकड़े अचानक से बदल ना जाए। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से सामने आ रहे हैं। और एनडीए गठबंधन को अभी महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 33 सीटों पर एनडीए गठबंधन है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 42 सीटों पर बढ़त है। और अगर झारखंड में हम देखें तो झारखंड की 81 में से 38 सीटों के रुझान सामने हैं, जिसमें इंडिया के खाते में 20 सीटें अभी आती दिख रही हैं। 20 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है, वहीं 18 सीटों पर एनडीए आगे है। अभी अन्य का खाता भी नहीं खुला है झारखंड में। यानी अगर रुझान हम देखें तो काफी हद तक जैसा एग्जिट पोल में हमने देखा, काफी हद तक जैसा कि हमने लोगों से, चर्चाओं से जाना समझा, उस हिसाब से अभी जो आंकड़े रुझान सामने आ रहे हैं वो काफी हद तक वही कहानी बता रहे हैं। और अब आगे क्या कहानी ये रहेगी या नहीं, सवाल इस पर है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रशांत टंडन जी क्या कहेंगे। अभी आंकड़े जो हैं आपके सामने हैं, 91 सीटों के रुझान, 49 सीट 42 सीट प्रशांत जी के पास आएंगे, लेकिन उनसे पहले जरा जल्दी से दीपक पासपोर्ट जी आप तक, फिर शकील अख्तर जी, इधर हमारे तमाम साथी न्यूज रूम से अंशिता जुड़ी हुई है उन तक भी आएंगे। डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी
आगे चल रही है तो ये प्रफुल्ल पटेल का इलाका है, गोंदिया जो है उनके वर्चस्व का इलाका है। तो इससे एक इंडिकेशन है कि आने वाले समय में क्या नतीजे निकल सकते हैं। हालांकि पोस्टल बैलेट का ये है, इस रुझान को हमें अंतिम बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, दर्शकों को भी ये ख्याल में रखना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं एक बार रिकॉर्ड में लाने के लिए फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि दोपहर को 2-2:30 बजे के बीच अगर हमारी मशीनें जो है, ईवीएम जो है वो ठीक ठाक चली, स्लो नहीं हुई, उनको रोका नहीं गया, उनका टेम्परिंग नहीं किया गया, तो उसके बाद जो है कुछ भी नतीजे हो सकते हैं। पोस्टल रुझान जो होता है उसी से जो है एनडीए एक सेंस कर लेती है कि हम कहां जा रहे हैं और बचे हुए समय में हमें क्या करना है। इसलिए विपक्षी दलों को अगर अपनी सरकार बनानी है या बनने वाली है उसको बचा कर रखना है, तो अब बचा हुआ जो दिन है उनको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि पोस्टल रुझान को देख के वो खुश हो जाएं। अब आप देखिए कि झारखंड में लगभग बराबरी पे दोनों आ चुके हैं, लेकिन ठीक है, ये अंतिम नतीजे नहीं है। और यही मेरा कहना है कि आखिरी का जो समय है पोस्टल बैलेट की काउंटिंग बंद होने के बाद जब एक्चुअल मशीन्स खुलेंगी, उस समय से बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। आपको एक एक वोट के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, तब कहीं आप सरकार बचा पाएंगे, क्योंकि ये दोनों जगह पर जो है एनडीए का बहुत बड़ा स्टेक है। एनडीए से भी ज्यादा अदानी का स्टेक है। अदानी जो है सारा दांव लगा देंगे जीतने के लिए, तो इसलिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। बार बार हरियाणा का हम जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा रिपीट ना। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बार बार हम हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, अलर्ट रहने की जरूरत है। ये अभी पोस्टल बैलेट है। सीधे चलेंगे अंशिता के पास। अंशिता, क्या कुछ आपके पास है? अभी आप स्क्रीन पर देख रही हैं तमाम 22-22 दोनों तरफ बिल्कुल कांटे का मुकाबला झारखंड में रुझानों के आधार पर, और इधर 91 सीटों में से 49 सीटें कांग्रेस इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस भी है इंडिया के खाते में, और एनडीए 42। एक कांटे का मुकाबला कह सकते हैं दोनों तरफ, ये कहा जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि यहां से तस्वीरें क्या कैसी दिखाई दे रही हैं आप तक? यहाँ पर जैसे कि हम लगातार बात ही इस पर कर रहे हैं कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि रुझान अभी चल रहे हैं और कब तस्वीर पलटने की कोशिश की जाए, जिस तरह के आरोप लगातार लगते रहे। लेकिन इस बार विपक्ष ने पूरी तैयारी इस तरह से की है कि कोई भी चूक नहीं होगी विपक्ष की तरफ से। और इस वजह से जैसे कि हमने हरियाणा की, अगर हम बार बार जब भी बात जिक्र हो रहा है तो हरियाणा का जिक्र आ ही जा रहा है, क्योंकि ज्यादा समय हुआ नहीं है। हरियाणा के नतीजों ने बहुत हताश किया था। जिस तरह से रुझान थे वो सीधे सीधे कांग्रेस के पक्ष में थे, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर बदलती गई। और इसीलिए जब जब महाराष्ट्र का जिक्र हुआ है, जब जब झारखंड का जिक्र हुआ है, इन पूरे चुनावों के दौरान बार बार विपक्ष ने भी हरियाणा के नतीजों का जिक्र किया है। इसलिए आज हम भी हरियाणा के नतीजों का जिक्र बार बार कर रहे हैं, और इसीलिए विपक्ष पहले से ही तैयार है। और अभी प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान है, उन्होंने कहा है कि 11 से 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल जो रुझान है वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह से जनता ने एमबीए पर ही भरोसा जताया है, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह से वहां पर तोड़फोड़ हुई, 2.5 साल पहले सरकार को तोड़ा गया, उसके बाद शिंदे गुट में और उद्धव गुट में बट गई शिवसेना, उसके बाद 1 साल बाद मतलब इंतजार नहीं किया बीजेपी ने, और उसके बाद शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया। तो इस तरह से वहां पर सबसे ज्यादा निगाहें इस वक्त महाराष्ट्र पर ही टिकी हुई हैं। झारखंड पर भी चिंता है, झारखंड में भी क्या होने वाला है, लेकिन अभी झारखंड से ज्यादा महाराष्ट्र पर है, क्योंकि महाराष्ट्र में समय बहुत ज्यादा नहीं है। बिल्कुल 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 आप अंशिता सही, आप बने रहिए हमारे साथ, सही कह रही हैं। 120 सीटों के रुझान महाराष्ट्र के, 120 सीटों के रुझान, जिसमें यहां एक कांटे का मुकाबला 59 सीट्स यहां इंडिया गठबंधन एनडीए के खाते में 56 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और झारखंड में बिल्कुल यहां देखिए कांटे का मुकाबला 81 में से 51 सीटों के रुझान सामने हैं। 27 सीटें यहां पर दिख रही हैं इंडिया गठबंधन के खाते में, 1 सीट अदर्स के खाते में, और उसके अलावा एनडीए के खाते में 23 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। प्रशांत टंडन जी, क्या कहेंगे इन रुझानों पर? देखिए, महाराष्ट्र के रुझान जैसे कि अर्चिता कह रही थी कि समय महाराष्ट्र में बहुत कम है। 26 तारीख से पहले सरकार वहां बननी है, वरना राष्ट्रपति शासन के लिए रास्ता खुला है। राष्ट्रपति शासन कौन नहीं चाहेगा? राजीव जी, राष्ट्रपति शासन एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मुख्यमंत्री की दौड़ में वो भी नहीं शामिल होंगे, बाहर हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि फिर वो सरकार बनाने का काम रिसोर्ट में होगा, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स करेगा। तो अब ये जो कांटे की टक्कर है वो एक इशारा कर रही है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो जिस पर निगाहें होंगी
वो व्यक्ति होगा एकनाथ शिंदे। वो क्या करते हैं, क्या वो महायुति में रहते हैं या नहीं रहते हैं? क्योंकि महायुति की सरकार प्रेसिडेंट रूल के अंतर्गत अगर सरकार बनेगी तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये कांटे का मुकाबला इस तरफ इशारा कर रहा है कि हमको बिग पिक्चर भी देखती रहनी चाहिए कि वहां पे क्या हो सकता है। दूसरा कि जो अजीत पवार का जो ट्रेंड सामने आया है बैलेट पेपर से भी, वो इशारा कर रहा है पूरे मराठवाड़ा में क्या होने जा रहा है। और मराठवाड़ा में वैसा ही होगा अगर कि जिस तरफ जो है एग्जिट पोल ने इशारा किया था, तो फिर वो एग्जिट पोल की तरफ ही रिजल्ट जाते हुए दिखाई देंगे। मुख्य चीज है कि दोपहर के 12-1 बजे तक हमको निगाह रखनी पड़ेगी एकनाथ शिंदे क्या करते हैं। निगाह रखनी पड़ेगी कि एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो क्या कुछ करते हैं। आज 12-1 बजे तक पता चल जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। और इसके साथ साथ जो 50 सीटों पर 49 सीटों पे जो उपचुनाव हुए हैं, उन उपचुनावों में क्या रिजल्ट रहता है। प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं, हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं, कल्पना सोरेन आगे चल रही हैं। ये तमाम जो नेता हैं जिन पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं, ये आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच 141 सीटों के रुझान सामने हैं, जिसमें 70 और 66। इस बीच देखिए वायनाड से प्रियंका गांधी आगे हैं, वायनाड से प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं। साकोली से नाना पटोले आगे चल रहे हैं। नाना पटोले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, वो आगे चल रहे हैं। साकोली से चुनाव लड़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। ईवीएम के वोटों की गणना अब शुरू हो चुकी है। ईवीएम के वोटों की गिनती अब शुरू हो चुकी है। 8:30 बजे का समय, कई जगह बैलेट पेपर की गिनती खत्म हो गई और ईवीएम की गिनती शुरू हो गई है। झारखंड में इंडिया गठबंधन को अभी तक 51 में से 27 सीटें इंडिया गठबंधन को हैं और गोंदिया से कांग्रेस के गोपाल दास अग्रवाल आगे चल रहे हैं। ये तमाम खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और कौन आगे कौन पीछे, प्रमुख चेहरे राइट साइड में आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र, बारामती, गांडे, ये तमाम जहां से जो आगे है जो पीछे है, ये सब कुछ आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पल पल की रिपोर्ट और उसके साथ रुझानों में कौन आगे कौन पीछे, एक कांटे का मुकाबला हम देख रहे हैं यहां पर, जिसमें इंडिया गठबंधन इस वक्त बाजी मारता हुआ दिखाई देता है। जल्दी से शकील अख्तर जी के पास आना चाहता हूं। शकील जी, इन रुझानों पर आपका पहला कमेंट। शकील जी, बात तो हम ये कहेंगे कि आपने जो कहा कि हरियाणा की याद आ जाती है, तो हमें वो एक शेर याद आ गया, बहुत मशहूर है, जिक्र होता है जब कयामत का। तो अब उसमें थोड़ा सा हम चेंज करके बोलेंगे कि जिक्र होता है जब कयामत का, तो हरियाणा की बात होती है। तो ये चुनाव तो जब तक रहेंगे तब तक हरियाणा की बात होगी, क्योंकि हरियाणा में जीती हुई बाजी जो है वो किस तरह पलटी गई वो अभी सामने आना बाकी है। वो कहानी बहुत गंभीर कहानी है वो, तो इसलिए हरियाणा की बात होगी। और इसीलिए इलेक्शन में ये बात बताई जाती है विपक्ष को कि अब होशियार रहो तुम, अब सिर्फ वोटों से तुम नहीं जीतोगे, जनता तुम्हारे साथ है, लेकिन काउंटिंग के दौरान तुम्हें बिल्कुल होशियार रहना पड़ेगा। जैसा कि दीपक पाचपोरे साहब ने कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट समय है, एक एक वोट के लिए उन्हें वहां पे बिल्कुल सजग रहना पड़ेगा और तभी जो रिजल्ट है वो आएगा जो जनता चाहती है। इस वक्त का समय सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो आपने ये बताया कि अभी जो जिस तरह के रुझान चल रहे हैं वो रुझान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रुझान जो है आगे जाके जब ईवीएम खुलेगी या खुलने लगी है तो ईवीएम से थोड़े से इसी के पक्ष में और इससे ज्यादा पक्ष में आने की संभावनाएं हैं। और जो बात हो रही है इस वक्त इलेक्शन कमीशन की या खासतौर से मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो एक बार फिर हम दोहरा दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त को यह और स्पष्ट कर देना चाहिए कि 8:30 बजे से जो गिनती शुरू हुई है वो ईवीएम की हुई है। इससे पहले गिनती हो चुकी है और वह भी काउंट होगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो कहते कि 8:30 बजे जो ईवीएम की गिनती शुरू हुई है वहीं से गिनती शुरू होगी, हम तो 10 से आगे गिनती शुरू करेंगे, 10 से पहले जो हो चुकी है नहीं करेंगे। अब ये जो रुझान आ रहे हैं ये बहुत ही विपक्ष के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो देश में एक नया माहौल बना था ये उसको आगे ले जाने वाले माहौल है। और देश का माहौल से मतलब ये है कि देश क्या चाहता है। देश ये चाहता है कि इस वक्त जो देश की गंभीर समस्याएं हैं उनको प्रधानमंत्री एड्रेस करें। अडानी के प्रकरण में हुआ क्या है, अडानी को छोड़ दीजिए,
हिंदुस्तान का जो व्यवसाय जगत है उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल लग गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल लग गया कि भारत का उद्योगपति क्या इस तरह से व्यवसाय करता है, उसके पास कोई नैतिक मूल्य नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है। दुनिया भर में जो व्यवसाय होता है वो फेयर होता है। उसके अलावा मणिपुर जो है, ये सारे सवाल प्रधानमंत्री को एड्रेस करना पड़ेंगे अब, अगर ये रुझान के अनुसार रिजल्ट आता है तो, नहीं तो नहीं करेंगे वो। दिल्ली में सारे लोग निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, 25 से सदन सत्र शुरू हो रहा है परसों, पूरा देश का एमपी यहां आएगा और इस हवा में सांस लेगा वो। पूरे दूतावास के लोग ले रहे हैं इस हवा में सांस, कितनी जहरीली हवा है। तो ये बड़े बड़े इशू जो हैं जिनको प्रधानमंत्री टाल देते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उन्हें इसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है महाराष्ट्र का और झारखंड का। अभी के रुझान ठीक है जो ये बताएंगे कि देश किस दिशा में जाएगा, देश की असली समस्याओं को एड्रेस किया जाएगा या वही नारे लगाए जाएंगे कि बांटोगे तो कटेंगे, एक है सेफ है। अरे भाई वो तो बटा भी नहीं बेचारा, अडानी तो साथ में ही रहा आपके, और एक ही रहा, आपसे अलग भी नहीं हुआ, फिर भी वो सेफ नहीं रहा। आपके नारे गलत साबित हो गए दोनों के दोनों, न वो बटा न एक से अलग हुआ वो, फिर भी वो सेफ नहीं है। आप अमेरिका पे दबाव डाल पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है ये। आपको चुनना पड़ेगा अमेरिका या अडानी में से एक को, और अमेरिका को नहीं, अमेरिका के कोर्ट को, न्याय व्यवस्था को। भारत की न्याय व्यवस्था पे भी सवाल खड़े हो गए हैं आज कि भारत में अभी तक उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। कल कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हमें जानकारी मिली है, कल कुछ वकील लोग जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट की है कि इसके खिलाफ अगर गिरफ्तारी वारंट है तो यहां इसको गिरफ्तार करके पहुंचा दीजिए उसको वहां पे। तो ये रुझान जो है देश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, और अभी हम देखते हैं क्या होगा। जी राजीव जी। रुझान देश की राजनीति का महत्वपूर्ण मोड़ है, और इसके आगे होता है क्या। 150 से ज्यादा सीटों के रुझान महाराष्ट्र के आ चुके हैं। 152 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं, जिसमें 75 सीटें, 75 सीट्स, बिल्कुल 50% के लगभग सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन के खाते में, और 72 सीटें एनडीए के खाते में। रुझानों के आधार पर हम बात कर रहे हैं। पोस्टल बैलेट और कुछ कुछ जगहों पर ईवीएम का जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं वो खुल गई हैं, और उसके रुझान अब सामने आ रहे हैं। झारखंड में आप देखिए 81 में से 62 सीटों के रुझान, कांटे की टक्कर कह सकते हैं इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच। झारखंड में भी 32 सीटें इंडिया और 29 सीटें एनडीए और 1 सीट अदर्स के खाते में। दोनों जगहों पर आप देखिए तो बहुत नजदीकी मुकाबला अभी तक दिखाई दे रहा है, कुछ भी हो सकता है। और जिक्र क्या कह रहे थे अभी हमारे साथी शकील अख्तर जी की, जिक्र होता है जब कयामत का तो हरियाणा याद आ जाता है, हरियाणा की याद आने लगती है, और ये हम देखेंगे कि आगे क्या कुछ हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ फैज अहमद फैज का हम देखेंगे भी याद आ जाता है, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। चलिए, तो यहां पर जरा जल्दी से आना चाहता हूं इधर आराधना आपके पास, क्या कुछ आप देख रही हैं? लाजिम है कि हम भी देखेंगे। यहां सब कुछ दिखाई दे रहा है कि सीटों में बहुत कड़ा मुकाबला है, बहुत कड़ा मुकाबला, कुछ भी हो सकता है। बैलेट पेपर में इंडिया गठबंधन आगे है, यह तय मानिए। आराधना जी बिल्कुल राजीव जी, अब तक जो रुझान सामने आए हैं उससे ये तो साफ है कि बैलेट पेपर में इंडिया गठबंधन आगे है, लेकिन अब ईवीएम की गिनती शुरू हो गई है। अब ऐसे में देखना है कि क्या इसी तरह के रुझान ईवीएम में भी सामने आते हैं, क्योंकि अगर ये आंकड़े, ये रुझान इसी तरह से आते रहे तो एक बात साफ है कि दोनों ही राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। क्योंकि हम दोनों ही राज्यों में जो आंकड़े देख रहे हैं, फिलहाल झारखंड की 81 सीटों में 62 सीटों के आंकड़े रुझान सामने हैं, जिसमें कि इंडिया गठबंधन 32 सीटों पर आगे बताया जा रहा है और एनडीए 29 सीटों पर। वहीं अगर महाराष्ट्र में 173 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं हमारे सामने 288 में, और इसमें एनडीए के खाते में अभी तक 82 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के पास 86 सीटें हैं और 5 सीटें अन्य के पास गई हुई हैं। यानी यहां दोनों ही राज्यों में अगर हम देखें, अभी जो रुझान है फिलहाल वो ये कहानी बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन दोनों ही राज्यों में आगे है। और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार दोनों ही राज्यों में बन जाती है, जैसा कि रुझानों के मुताबिक अभी तक चल रहा है, ईवीएम के रुझान भी ऐसे ही सामने आते हैं और नतीजे कुछ हद तक यही होते हैं, तो जाहिर है कि इंडिया गठबंधन की सरकार दोनों राज्यों में आ रही है। और ये कहीं ना कहीं केंद्र की जो एनडीए सरकार है उस पर एक अलग दबाव बनाएगा, क्योंकि अगर हम देखें कि जिन राज्यों में पहले से ही एनडीए की या बीजेपी की सरकार है, वहां बीजेपी को ज्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ रहा, केंद्र सरकार को ज्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अगर इन राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार आती है
तो यहाँ के राज्यों की जो मांग होगी वो एनडीए, केंद्र की एनडीए सरकार के सामने ज्यादा मुखरता से रखी जाएगी। और ना सिर्फ इन राज्यों की मांग, बल्कि तमाम अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय जो होगी लोगों की, अलग अलग प्रदेश सरकारों का जो एक विजन होगा, एक सोच होगी, वो जरूर केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, केंद्र सरकार पर दो अलग अलग राज्यों के, और अगर यहां इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, हालांकि अभी कांटे का मुकाबला, शुरुआती रुझान, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, और बात वही फिर से आ जाती है कि जिक्र होता है जब कयामत का, तो फिर हरियाणा की बात होती है। ये हरियाणा की बात खूब होगी अमलिंदु उपाध्याय जी, और अभी तो शुरुआत है। पिछली दफा जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट आ रहे थे, हम लोग बैठे हुए थे लगातार चर्चा में, और हरियाणा में रिजल्ट, शुरुआती रुझान जो थे वो थे कांग्रेस के पक्ष में। लगभग 70-72 सीटों पर, 90 में से 70-72 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे थी, स्ट्राइक रेट 80%, 85% से ज्यादा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल डिप कर गया कांग्रेस पार्टी। कहां रही आप लोगों ने देखा, 37 सीट्स पे कांग्रेस पार्टी उतर कर आ गई थी। और क्या वैसा ही आज होगा इंडिया के लिए, या इंडिया इस चीज को, इस गैप को और बरकरार रखेगा और आगे बढ़कर सरकार पर काबिज होगा, सत्ता पर काबिज होगा? अमलिंदु उपाध्याय जी, देखिए राजीव जी, अभी तक जो दिख रहा है वो दिख तो यही रहा है कि इंडिया गठबंधन आगे रहेगा, दोनों राज्यों में सरकार बनाएगा। लेकिन जहाँ तक राजीव कुमार साहब का सवाल है राजीव जी, तो हरियाणा में लगभग 7% वोट बढ़ा दिए गए थे, यानी एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 15-15 हज़ार के आसपास वोट बढ़े, और 20 से ज़्यादा सीटों पे हार जीत जो है वो 50 से लेकर के और 5,000 वोटों के बीच में हुई। और आप समझिए कि लगभग 20%, मतलब 20 प्रत्याशी जो है वो तो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट वहाँ हरियाणा में। तो राजीव कुमार जी का जो कारनामा हरियाणा का है, वो थोड़ा कारनामा यहाँ महाराष्ट्र में भी हुआ है। कल आप लोगों ने इस पर पॉडकास्ट भी किया, बताया किस तरीके से 10 लाख वोट बढ़ा दिए गए हैं पोलिंग के आंकड़े में, और यानी ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग वो 4,000 के आसपास वोट बैठते हैं। तो अब वो राजीव कुमार जी के नाम कितनी सीटें हैं, ये अदर्स 5 चल रही है, तो क्या इतनी राजीव कुमार जी के नाम भी डालकर चली जाए? तो मुझे लगता है वो राजीव कुमार जी के नाम की जो सीटें हैं वो 82 में मिली हुई चल रही होंगी। तो इसके बाद भी जो है इंडिया गठबंधन अभी आगे चल रहा है राजीव जी। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन अभी तक आगे, 173 सीटों के यहां रुझान महाराष्ट्र के, और 173 में से 86 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है, जबकि 82 सीटों पर यहां एनडीए आगे है। इंडिया बनाम एनडीए हम देख रहे हैं, और उधर झारखंड में भी इंडिया बनाम एनडीए में 35 और 33 कांटे का मुकाबला, कड़ा मुकाबला 69 सीटों में। और मानसी, आपके पास एक बार आना चाहता हूं। मानसी, इन आंकड़ों के आधार पर क्या कुछ कहेंगी आप? आपको भी लगता है क्या कि ये आंकड़े इसी ढंग से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? देखिए राजीव जी, अभी से कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो सबसे इंडिया गठबंधन जो है दोनों ही राज्यों में अच्छी पकड़ अपनी दिखाता दिख रहा है। और आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में शायद जनता बदलाव चाहती है। जैसा कि आप सभी ने वहां जाके ग्राउंड रिपोर्ट की, तो वहां पर जो लाडकी बहन योजना का शिंदे सरकार ने काफी ज्यादा प्रचार किया और ये दिखाया कि हम 1500 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, इससे काफी रोजगार उनको मिल रहा है, काफी उनको फायदा मिल रहा है। लेकिन महिलाओं को यह कहना था कि हमारे पैसे हमें लौटाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, तो देखा जा रहा है कि शायद ये जो आंकड़े हैं शायद इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही है। लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कहना चाहूंगी, जैसे कि आप सभी दोहरा ही रहे हैं, कि हरियाणा की जो अभी हुआ था हरियाणा के चुनाव में, कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन लगातार, कांग्रेस लगातार आगे चल रही थी, लेकिन हुआ ये था जब 12 बजे के बाद स्थितियां एकदम विपरीत हो गई थी और सरकार किसकी बन गई वो आप सभी जानते हैं। इस बीच आप देखिए कि 98 बिल्कुल बराबरी का मुकाबला। अब यहां पर निर्दलीय, अगर इसी पर रोक दिया जाए और सरकार बनाने के लिए, तो ये जो 6 सीटें हैं जो अदर्स हैं, ये 6 सीटों की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि इसमें 6 के 6 मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे अगर यही रोक दिया जाए तो ये आप देख लीजिए, ये 6 मुख्यमंत्री होंगे, और कहेंगे कि उसमें से एक मधुकोड़ा बन जाएंगे, दूसरे जो हैं वो कुछ और बन जाएंगे, उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सब मधुकोड़ा का नाम प्रकाश अंबेडकर कह चुके हैं हम तो सत्ता में रहेंगे। जी, वो सत्ता में रहेंगे। तो ये सब कुछ हम देखेंगे, लेकिन क्या ऐसी नौबत आएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं। जल्दी से आना चाहता हूं एक बार फिर से डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी, फिर अंशिता आपके पास आता हूं। बहुत कुछ खबरें आप तक भी हैं, आपसे भी समझेंगे। डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी, ये लगातार 202 सीटों में से 98 कांटे का मुकाबला। उधर देखिए 35-33 वहां भी कांटे, यानी झारखंड में कांटे का मुकाबला, और इधर महाराष्ट्र में कांटे का मुकाबला। जा किधर रहा है आज? क्या रात भर बैठना होगा हम लोगों को? ये देखिए, महाराष्ट्र तो एक इंडिकेशन दे रहा है, और अब एनडीए के पास, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के पास, अगर इसी रुझान को मान के चले कि यही आगे बढ़ता है इसी प्रकार, तो भारतीय जनता पार्टी की मुस्कान जो है शायद लौट सकती है।
ये राष्ट्रपति शासन की ओर चलता हुआ रुझान दिखाई दे रहा है। बाकी अब आगे क्या होगा हम नहीं जानते। रुझानों का महत्व अब मैं केवल इतना ही देखता हूं पोस्टल बैलेट का कि इससे एक इंडिकेशन मिल जाता है, मतलब आप चावल कितना पका हुआ है कितना कच्चा है ये पता चल जाता है। बहुत साफ है कि दोनों जगह जो है यहाँ पर एमवीए महाविकास आघाड़ी और झारखंड में जो है वो इंडिया ये पीछे तो नहीं है, कम से कम आगे कितना है वो देखा जाएगा। फिलहाल झारखंड में आगे नजर ही आ रहा है, लेकिन इस रुझान से ये पता चल रहा है कि इंडिया गठबंधन या यहाँ पर एमवीए कतई कमजोर नहीं था। अब अगर नतीजे उल्टे आते हैं तो फिर से मैं हरियाणा ला रहा हूं कि हरियाणा की स्टोरी पे फिर से मुहर लग जाएगी कि एक ये पैटर्न बन गया है कि पोस्टल बैलेट का रुझान जो रहेगा वो विपक्ष की ओर रहेगा, ये मतलब एंटी बीजेपी या एंटी एनडीए रहेगा। उसके बाद 11-12 बजे 1 बजे के आसपास मशीनें स्लो हो जाएंगी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम होगा और शाम को नतीजे इस प्रकार से आएंगे कि 25-30-50 महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है तो महाराष्ट्र में आपको शायद 50-60-70 सीटों पे थोड़ा सा आगे पीछे कुछ करना पड़ेगा। झारखंड छोटा स्टेट है तो वहां 15-20 सीटों पर भी अगर हेर फेर कर लिया गया, उन मशीनों के साथ हेरा फेरी हो गई तो आप जान लीजिए कि हरियाणा का जो नतीजा हुआ वही नतीजा यहां भी हो सकता है। ये इस प्रकार से मेरी आशंका और जो है थोड़ी सी गहराती जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आशंका गलत निकले तो सबसे ज्यादा खुशी उससे मुझे ही होगी, लेकिन जो मामला जो है अब थोड़ा सा होती है, गड़बड़ी जा रहा बात है। हरियाणा की होती है या हरियाणा की बात होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा की बात बार बार होगी। और ये देखिए आप जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, आप 104 105 बिल्कुल कांटे का मुकाबला, उधर 39 39 और 34, उधर देखिए झारखंड में 39 34, इधर 104 105, बिल्कुल कांटे का मुकाबला। बहुत ही दिलचस्प ये चुनाव है दोस्तों, आप बिल्कुल दिल थाम कर बैठे रहिए। अगर आपकी चाहत बीजेपी की सरकार बने है तब भी दिल थाम के बैठिए, और अगर आपकी चाहत है कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सरकार बने तब भी बैठिए। कुछ भी हो सकता है, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। हमारे साथ जुड़े हुए लगातार तमाम साथी यहां बने हुए हैं। और प्रशांत टंडन जी के पास एक बार जल्दी से आना चाहता हूं, और फिर नहीं, पहले अंशिता के पास आता हूं, कुछ अपडेट्स हैं, फिर प्रशांत जी आपके पास। अंशिता, यहां पर आप देख रही हैं 105 104 और 215 सीटों में महाराष्ट्र बिल्कुल कांटे का मुकाबला, और उधर कांटे के मुकाबले में झारखंड भी पीछे नहीं है। झारखंड कह रहा है मुझे क्यों छोड़े जा रहे हो, छोटा राज्य हूं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हूं, क्योंकि मेरे तरफ मेरी जमीन पर मेरे यहां जो मिनरल्स हैं इस पर तो निगाहें बहुतों की टिकी हुई हैं। और ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बाद मैं ही हूं जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई हैं। जो टिकट नहीं खरीद पा रहे हैं अमेरिका की, उनकी निगाहें बहुत ज्यादा हैं। अंशिता, बात भी करेंगे, महाराष्ट्र की करेंगे, लेकिन इस बीच में ये भी आपको याद दिला दूं कि यूपी पर भी निगाहें सभी की टिकी हुई हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव जो चल रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी अभी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से लगातार सभी की निगाहें टिकी हुई थी यूपी में, आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह उथल पुथल मची रही, सीएम योगी के ऊपर सभी की निगाहें हैं, और खासकर बीजेपी आलाकमान की कि वो इस बार साख बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर बहुमत से बीजेपी पिछड़ गई तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यूपी को ही माना गया। यूपी में जिस तरह से बीजेपी के जो नतीजे आए बीजेपी के खिलाफ रहे, तो ऐसे में यहां पर समाजवादी पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में थी। 9 सीटों पर उपचुनाव हुए और उसमें अभी जो स्थितियां हैं, जो रुझान है, वो सपा के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी ने लगातार सारे मुद्दों को उठाया, और खासकर बुरखे को लेकर जो अभी 2 दिन पहले यानी जब मतदान हुआ उससे 1 दिन पहले तक वो इस चीज को लेकर आते रहे लगातार कि बुरखे पर जो ये पुलिसकर्मी जो चेकिंग करते हैं ये नहीं होनी चाहिए, ये मतदान जो केंद्र है वहां पर अधिकारियों का अधिकार है, उन्हें करना चाहिए, उनका काम है। तो इन सारे मुद्दों का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी रुझान ये बता रहे हैं कि जिस तरह से हर मुद्दे को, चाहे वो माफियाओं से जुड़ा हो, गुंडों से जुड़ा हो, गंगा की सफाई वाला मुद्दा भी समाजवादी पार्टी ने उठाया, वो तमाम मुद्दे काम करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और इससे
अब सीएम अगर रुझान सही साबित होते हैं और नतीजों में बदल जाते हैं तो सीएम योगी की कुर्सी भी यहां पर खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि यही स्थितियां वहां बन रही थी। अंदरूनी जानकारी जो निकल कर आई थी वो ये थी कि अल्टीमेटम दिया गया है और यूपी उपचुनाव तक का ही समय दिया गया था सीएम योगी को। खैर, अब हम इधर बात करते हैं, यहां पर प्रियंका गांधी की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि उनका ये डेब्यू है, पहली बार वो चुनावी मैदान में उतरी हैं। अभी तक वो सबके लिए वोट मांगती रही, लेकिन उन्होंने पहली बार अब अपने लिए वोट मांगा और उन्होंने ये बात अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहीं भी जब वो वायनाड पहुंची तो अभी तक आप लोगों के बीच में सभी के लिए मांगती आई हूं कि वोट दें, अपील करती आई हूं, इस बार मैं अपने लिए यहां पर आई हूं। तो वो चीज असर करती हुई दिखाई दे रही है। अभी फिलहाल जो बताया जा रहा है वो 3 से 4 हजार वोटों से प्रियंका गांधी आगे चल रही है और जो रुझान है वो ऐसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है ये और आगे बढ़ेगा अभी। तो यहां पर स्थितियां ये हैं और इसके अलावा हम अंशिता यहां पर बहुत मजेदार, पहली बार एनडीए 112 और इंडिया 111, ये महाराष्ट्र में पहली बार एनडीए ने इंडिया को क्रॉस किया है। ये पहली बार हो रहा है। अभी तक जब से हम लोग शुरुआत से देख रहे थे 230 सीटों के रुझान आए हैं, एनडीए 112 और इंडिया 111 पहली दफा क्रॉस करते हुए हम देख रहे हैं एनडीए को, महायुति को महाराष्ट्र में। उधर लेकिन झारखंड में 42 और 33 और 5, 42 सीटें इंडिया गठबंधन को, 33 सीटें एनडीए को और 5 सीट अदर्स के खाते में। 81 में से 80 सीटों के रुझान वहां पे आ चुके हैं और 42 वो आंकड़ा है जहां सरकार बनाने में यहां इंडिया, ये कहें तो रुझानों के आधार पर झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई है। अगर रुझानों के आधार पर सरकार की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई है झारखंड में रुझानों के आधार पे। लेकिन इधर देखिए, मजेदार है, अभी तक हमने पीछे पीछे देखा, ट्रेल करते हुए देखा एनडीए को इधर महाराष्ट्र में, जबकि अब देख रहे हैं कि एनडीए यहां पर लीडिंग पोजीशन में 1 सीटों से है और इंडिया गठबंधन 111 यानी 1 सीट से पीछे है। ये सब कुछ हम लोग देख रहे हैं, तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। जो साथी इस स्पेशल डे में आज पहली दफा जुड़े हैं उन सबसे आग्रह है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाइएगा और लगातार बने रहिए। आप सबको गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम करता हूं और बने रहिए। सबसे तेज नतीजे आप यहीं देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ और आपको हम पहुंचा रहे हैं आप तक आज झारखंड और महाराष्ट्र के जो चुनाव, विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसके नतीजे, उसके रुझान आपके सामने हैं और उसके अलावा 50 सीटों पे 48 विधानसभा और 2 लोकसभा के जो उपचुनाव हुए हैं, इन उपचुनावों के भी नतीजे आप तक हम पहुंचाएंगे। लगातार इस पे चर्चा कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता जो चुनावी मैदान में हैं उन सब का जिक्र भी हम कर रहे हैं, लेकिन जिक्र हरियाणा का भी यहां कर रहे हैं, हम बात हरियाणा की भी कर रहे हैं। आइए जरा जल्दी से आराधना आपके पास आता हूं, फिर प्रशांत टंडन जी के पास आऊंगा। आराधना, कैसे देखती हैं आप यहां पर पहली दफा 112, 111 और दूसरी तरफ आप देखिए बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर 149 सीटों 149 सीट पे बीजेपी लड़ी थी और 60 सीट यहां पर बीजेपी लीड करती हुई। शिवसेना शिंदे गुट देखिए तो 32 सीटों पर लीड करते हुए शिवसेना शिंदे गुट और उधर कांग्रेस 51 सीटों पर लीड करते हुए, कांग्रेस धुआंधार बैटिंग करते हुए कांग्रेस, क्योंकि 102 सीटों पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस पार्टी और यहां पर 51 सीटों पर लीड करते हुए कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। एनसीपी अजित पवार गुट भी बढ़िया है, 20 सीटों पे है और जबकि शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव गुट दोनों 30 सीटें। ये सब कुछ आप देखिए सामने। इंडिया गठबंधन फिर से बाजी मारता हुआ 118 सीटों पे आगे आ गया है। तो ये ऊपर नीचे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि अभी तो आंकड़े ऊपर नीचे हमें दिखेंगे ही जब तक कि फाइनल नतीजे सामने नहीं आ जाते और इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अभी अगर हम देखें कि अभी इंडिया गठबंधन के पास 118 सीटें हैं और एनडीए के पास 117 सीटें हैं, महज 1 सीट का फासला है और ये 1 सीट ऊपर नीचे चल ही रही है। और अगर देखें हम एनडीए में भी बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं और अगर इंडिया की बात करें तो कांग्रेस के पास अभी सबसे ज्यादा सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। कांग्रेस के पास 54 सीटों पर बढ़त है और बीजेपी के पास 61, यानी कांग्रेस और बीजेपी में भी ज्यादा सीटों का फासला नहीं है और यह फासला लगातार घटता बढ़ता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जनता का एक मूड बयान कर रहा है कि लोगों की चाहत क्या है। लोग एक तरह से कहीं ना कहीं यह भी दिखाई दे रहा है कि लोग बदलाव के पक्ष में है,
क्योंकि सिर्फ अब बीजेपी को अगर हम देखें तो बीजेपी के पास 61 सीटें हैं, लेकिन उसके इस बाद बीच ये ब्रेकिंग येवला से एनसीपी अजित गुट के छगन पीछे चल रहे हैं, साकोली से नाना पटोले आगे हैं और यहां आप देखिए नाला सोपारा से बहुजन विकास अघाड़ी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं नाला सोपारा से और ये वही सीट है जहां से विनोद तावड़े जो हैं वो पकड़े गए थे नोट बांटते हुए, आपने देखा। तो ये रुझानों में झारखंड में इंडिया गठबंधन ने छुआ बहुमत का आंकड़ा, रुझानों में इंडिया गठबंधन ने छू लिया है रुझानों का आंकड़ा। और इधर कांटे का मुकाबला महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बढ़त है, उत्तर प्रदेश में यूपी में समाजवादी पार्टी को भारी बढ़त है, यूपी में समाजवादी पार्टी को भारी बढ़त है। उपचुनाव में बरहेट और गांडेय से कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं, वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं। ये तमाम ब्रेकिंग न्यूज हम आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। वर्ली से आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं, येवला से एनसीपी अजित गुट के छगन भुजबल पीछे चल रहे हैं, छगन भुजबल पीछे चल रहे हैं, अजित गुट के हैं। और लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, वायनाड से प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं, वायनाड से प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं। ये तमाम ब्रेकिंग न्यूज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों के नतीजों का दिन आज, और उसमें रुझान आपके सामने है। महाराष्ट्र में 117 सीटों पर एनडीए, 118 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 7 सीटें अन्य के खाते में, ये रुझानों में है। उसके अलावा 242 सीटों के रुझान हमारे सामने आए हैं। और इधर देखिए लगातार ब्रेकिंग न्यूज, रुझानों के आधार पर ब्रेकिंग न्यूज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रुझानों में झारखंड में इंडिया गठबंधन ने छू लिया है बहुमत का आंकड़ा, इंडिया गठबंधन ने छुआ बहुमत का आंकड़ा झारखंड में रुझानों के आधार पर। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी में कांटे की टक्कर चल रही है, यूपी में समाजवादी पार्टी को भारी बढ़त है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर यहां कांटे का 9 सीटों पर उपचुनाव, और उसमें जो मुकाबला है वो मुकाबला बिल्कुल इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच उत्तर प्रदेश में, वो आप देख रहे हैं। तो बहुत कुछ हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार बने रहिए हमारे साथ। तमाम साथी बने हुए हैं, उनके विचार आप तक पहुंचा रहे हैं। 122 ये देखिए 122 ये सीटों में बिल्कुल परिवर्तन, 122 और 7 अन्य, ये लगातार अलग अलग आंकड़े आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दोनों में कांटे का मुकाबला, इंडिया गठबंधन या एनडीए, कौन आज शाम तक बाजी मारेगा ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। नाना पटोले आगे चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी 101 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी और 54 सीटों पर अभी आगे चल रही है। शिवसेना शिंदे उद्धव गुट 95 सीटों पर चुनाव लड़ी, 34 सीटों पर आगे है। एनसीपी 86 सीटों पर, शरद पवार गुट 86 सीटों 86 सीट्स पर चुनाव लड़ी और वो अभी 32 सीटों पर आगे है। और उधर बीजेपी 149 सीट्स पर चुनाव लड़ी, 65 सीटों पर आगे है। शिवसेना शिंदे गुट 81 सीटों पर चुनाव लड़ी और वो 35 सीटों पर आगे है। एनसीपी अजित पवार गुट 59 सीटों पर चुनाव लड़े और वो भी आप देखिए 22 सीटों पर आगे है। ये सूरत हाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं, पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। बरहेट और गांडे से हेमंत सोरेन और यहां देखिए कल्पना सोरेन दोनों आगे दिखाई दे रहे हैं। तमाम साथियों को स्क्रीन पर ले आइए और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हमारे साथ। देखिए इस वक्त 6 साथी हमारे साथ मौजूद हैं, मुझको लगाकर मिलाकर 7, और यहां पर चर्चा हम कर रहे हैं आज के चुनाव की। प्रशांत टंडन जी क्या कहेंगे इस पे? देखिए अब देखिए राजीव कुमार इफेक्ट चालू हो गया है। ईवीएम खुलते ही राजीव कुमार इफेक्ट शुरू हो गया है। अब देखना ये कि ऑपोजिशन कितना फाइट कर पाता है और महाराष्ट्र और झारखंड की जनता कितना फाइट कर पाती है, क्योंकि अब यहाँ से खेल शुरू हो रहा है। दूसरी बात देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा में हंग असेंबली की संभावना प्रबल हो रही है, बराबरी का टक्कर है, और इस बराबरी के टक्कर में राष्ट्रपति शासन का भी एक रास्ता खुलता है। 26 तारीख तक सरकार बननी है वहां पे। मेरा अनुमान है राजीव जी, और मैं बार बार कह रहा हूं कि आज दोपहर तक ही ये बात तय हो जाएगी। सरकार तो वहां पे महाराष्ट्र में 24 तारीख तक बन जाएगी। राष्ट्रपति शासन को लगाने का
कि मंसूबा पूरा नहीं हो पाएगा जो इलेक्शन शेड्यूल जिस लिए रखा गया। राजीव कुमार ने इलेक्शन शेड्यूल जो रखा महाराष्ट्र का, वो इसीलिए रखा कि हंग असेंबली आएगी, 26 तक सरकार नहीं बन पाएगी, राष्ट्रपति शासन लगेगा और फिर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के रास्ते वहां पे सरकार बनाई जाएगी। राजीव जी, मैं आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में 24-25 तारीख तक सरकार बन जाएगी, और सरकार अगर हंग असेंबली होगी तो, और सरकार बनवाएंगे अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। ये दोनों लोगों पर निगाह रखनी होगी। आप देखिए किसको कितनी सीटें आती हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना को वो नकारेंगे, उनके खिलाफ वो काम करेंगे। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा शकील अख्तर जी आपके पास आना चाहता हूं, क्या कहेंगे आप इन आंकड़ों को देखकर? 122 251 सीटों के आंकड़े अपने पास हैं, और 122 बीजेपी 65 सीटें, उधर कांग्रेस 55 सीटों पर। कांग्रेस 101 सीटों के साथ 101 सीटों पर चुनाव लड़ी, 55 सीटों पर कांग्रेस आगे है, जबकि बीजेपी 149 सीटों पर आगे आकर लड़ती है। 65 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी आगे है, 36 और 22 38 31 आप देख रहे हैं। यानी यहां अब देखिए इंडिया गठबंधन 124 और एनडीए 123। कांटे का मुकाबला इधर महाराष्ट्र में, झारखंड में भी मुकाबला बहुत ही कांटे का है, लेकिन सीटें कम हैं और उन सीटों के आधार पर मुकाबले में कौन आगे कौन पीछे वो हम देख रहे हैं। आप तक हम रखेंगे तमाम खबरें, और हमारे साथियों से जरा कहना चाहता हूं कि जो झारखंड की सीटें हैं, कुल सीटें, उसको जरा ठीक कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जरा आपके पास आना चाहता हूं शकील जी। ये चुनाव देश के मिजाज की झलक है। 10 साल बाद आज जनता पूरी तरह उकता गई है, ऊब गई है, और भावनात्मक इश्यू से ऊपर उठ के ये पहला चुनाव है, ये 10 साल बाद हम कह रहे हैं, जब वो अपने मन से अपने वास्तविक मुद्दों पे मतदान कर रही है। जो आपने यूपी का दिखाया वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यूपी में जिस तरह से लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश हुई, लोगों को वोट नहीं दिया गया, और उसके बावजूद समाजवादी पार्टी वहां आगे है, तो इसका साफ मतलब है कि ये बटेंगे तो कटेंगे के खिलाफ वोट है, ये देश की एकता के पक्ष में वोट है, ये भाईचारे के पक्ष में वोट है। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर यही नारे लगते तो यूपी में कानून व्यवस्था जो बिल्कुल खत्म हो गई है और बुरा हाल हो जाएगा। यूपी में समस्या हल नहीं होगी, केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति के जरिए ही वोट लिए जाते रहेंगे। दूसरी बात, ये जो महाराष्ट्र के बारे में प्रशांत टंडन जी ने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, बीजेपी वहां सबसे ज्यादा सीटों पर आगे निकल रही है, और ये चिंता अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को है। बीजेपी का जीतना या बीजेपी का चुनाव लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अजीत पवार के यहां भी और एकनाथ शिंदे के यहां भी बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो बीजेपी के थे, और बीजेपी ने उन्हें उन पार्टियों से टिकट दिलाया है। तो इसलिए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार कभी भी नहीं चाहेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगे। बिल्कुल सही बात है ये। वो चाहेंगे कि किसी भी तरह से सरकार बने, क्योंकि राष्ट्रपति शासन अगर लग गया तो इन दोनों की राजनीति खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, ये भाई चुनाव इतनी देर से क्यों रखा गया? क्यों ऐसी शेड्यूल बनाया गया कि 26 से पहले सरकार बन जाना चाहिए? कोई असाधारण स्थिति थी महाराष्ट्र में? इसका जवाब राजीव कुमार को आज आके देना चाहिए। बहुत सारी बातों में बोलते हैं, जो बोलना नहीं चाहिए वो भी बोलते हैं। ये सबसे बड़ा इशू है, और देश उनसे सवाल पूछ रहा है। वो कौन, अर्नब गोस्वामी कहता है ना वो कि देश पूछ रहा है, तो अर्नब गोस्वामी से कहना चाहिए कि देश उनसे पूछे कि जब सब कुछ सामान्य था महाराष्ट्र में, या तो कोई असामान्य घटना बता दें, क्यों इतनी देर से चुनाव रखा गया? ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बीजेपी ने जिस तरह से वहां पे सारे चुनाव पे अपना कब्जा किया है, वो ये बताता है कि वो राष्ट्रपति शासन लगाने में उसकी रुचि है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये सही है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार वो कुछ भी कर सकते हैं, वो बचाएंगे, क्योंकि एक बार अगर उनकी राजनीति खत्म हो गई तो दोबारा राजनीति महाराष्ट्र में लौटने वाली नहीं है। फिर राजनीति वही रहेगी, बीजेपी तो रहेगी अपने आप में, कांग्रेस भी रहेगी, उद्धव ठाकरे भी रहेंगे और शरद पवार भी रहेंगे, लेकिन ये दो व्यक्ति जो है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, वायनाड का जिक्र हो रहा है, तो वायनाड में प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं,
जैसा कि सबको लग ही रहा था। लेकिन ये शायद हमारे दर्शकों को मालूम हो या नहीं मालूम हो, कल एक बड़ी महत्वपूर्ण शादी में जयपुर में प्रियंका गांधी मौजूद थी। वहाँ पे उनके बेटे रेहान के दोस्त की शादी थी, तो वो भी निश्चिंत थी। और 3 दिन से वो जयपुर में, वहाँ का सबसे बड़ा होटल है रामबाग पैलेस, बड़ा मशहूर होटल है, वो हेरिटेज होटल है वहाँ पे, वहाँ ये शादी थी। तो राहुल गांधी भी कल वहाँ गए हुए थे और प्रियंका गांधी तो वहाँ थी क्योंकि रेहान के ख़ास दोस्त के शादी थी वो। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मौका था जब वो वहाँ सब कुछ भूल भाल के राजनीति अपने बेटे के दोस्त की शादी में खूब जो सारे रस्में होती हैं, जो शादी के तौर तरीक़े होते हैं, वो बड़े आराम से कर रही थी। कुछ उसके विजुअल आएंगे तो हम पहुँचाएंगे आपके पास। बड़े मज़ेदार विजुअल है वो, कि किस तरह से एक नेता जो है अपने परिवार में मिलजुल के काम करता है। एक और बात कि ये जो कहा जा रहा है कि झारखंड के अंदर जो है इतने सारे पूर्व सीएम चुनाव लड़ रहे हैं, तो आज ये सारे के सारे खास तौर से चंपई सोरेन को ये बात मालूम पड़ गई होगी कि दल बदल का नुकसान क्या होता है। आज वहाँ पे अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से फाइट की है, तो ये फाइट बताती है कि चंपई सोरेन जो सबसे बड़ा दांव बता रहे थे अपना, उनके जाने से वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा है। चंपई सोरेन वहाँ पे जाके बीजेपी को कोई ताकत नहीं दे पाए हैं। तो ये दल बदल के खिलाफ अभी वहाँ का आया नहीं है, जहाँ से आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। मालूम नहीं है क्या वहाँ पे रहा मिलिंद देवड़ा के खिलाफ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जरा देखिएगा क्या हुआ है वहाँ पे। ये दल बदलुओं के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है, और यही मैसेज जो बीजेपी का आगे बढ़ना है 65 सीटों पर, अकेली सबसे लार्जेस्ट सिंगल पार्टी, ये कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं है, ये चुनौती एकनाथ शिंदे के लिए है, अजीत पवार के लिए है कि तुम जाओ बीजेपी के साथ। पंजाब के अंदर अकाली दल खत्म हो गया, निपट गया वो। इन दोनों का भी यही हाल होने वाला है। सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये तो थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा, लेकिन ये बात क्लियर होते दिख रही है कि एकनाथ शिंदे का अब वहां पे कोई चांस नहीं। अगर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन के वहां आएगी तो या तो एकनाथ शिंदे उसको समर्थन दे चुपचाप, या फिर अपना रास्ता देखे, राष्ट्रपति शासन का रास्ता खोल दे। जी राजीव जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये करना जरूरी है, और जरा आप सबसे इस विषय में बात करना चाहूंगा कि ये जो आंकड़े देख रहे हैं आप, 254 सीटें महाराष्ट्र, और इसमें से 123 और 125 ये आंकड़े आ रहे हैं। 125 इंडिया गठबंधन, 123 एनडीए। इसमें एक आंकड़ा आप देखिए, बीजेपी है, शिवसेना, शिंदे गुट है, एनसीपी अजित पवार गुट, 22 सीटें। क्या इसको जोड़ दिया जाए इसमें इंडिया गठबंधन में? प्रशांत टंडन जी आप जुड़े हुए हैं, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, चलिए पहले अमलेंदु जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अजित पवार रहेंगे उधर या अजित पवार इधर आ जाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो ये एक बड़ी, मतलब कहें तो दुखद पहलू, और इसमें हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो अजित पवार। देखिए राजीव जी, नवाब मलिक का जब आप लोगों ने इंटरव्यू लिया था, आपने और प्रशांत जी ने रात के 1:30 बजे जाकर आपने उनका इंटरव्यू लिया, और नवाब मलिक ने एक बात बहुत साफ तौर पर कही थी कि मुख्यमंत्री अजित पवार तय करेंगे, और ये भी कहा था कि किंग मेकर होंगे। और उसके बाद फिर प्रशांत जी ने पूछा था कि क्या आप जा सकते हैं महाविकास अघाड़ी में, तो उन्होंने क्या कहा था कि सारी संभावनाएं राजनीति में खुली रहती हैं, और जब एक विधायक वाला मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बन सकता है तो अजित पवार क्यों नहीं, यही उनका उत्तर था। तो यहाँ संभावनाएं मुझे लगता है कि अजीत पवार अब तलाशेंगे कि 22 उनके पास हैं, और बिल्कुल कांटे की टक्कर जब इंडिया और एनडीए में है। और बीच चुनाव में ही राजीव जी, अजीत पवार ने बीजेपी के एजेंडे से अपने को अलग करना शुरू कर दिया था, और सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के पटोगे तो कटोगे और नरेंद्र मोदी के एक है तो सेब पे प्रहार जो था वो अजीत पवार की तरफ से शुरू हुआ था। यानी कि उन्होंने वैचारिक तौर पर एनडीए से अलग होने की चीज़ें शुरू कर दी थी, और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई महायुति की हार की, उससे वो काफ़ी ज़्यादा आहत थे।